Welcome back once again on this online and offline platform of ISC. तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अंतरराष्ट्रीय संबंधों की इस कक्षा में। कल हम लोगों ने जो बात की थी, हमने बात की थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, गुटनिरपेक्षता की, जो भारत की विदेश नीति में आपको प्रारंभिक तौर पर देखने को मिलता है। और कल हमने बात की थी पंचशील के सिद्धांत की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचशील का सिद्धांत। तो एक बार आप सभी लोग देखिएगा, अभी तक जो हमने बात की है उस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू आपको पता है ये अगस्त का महीना ही है, और अगस्त के महीने में 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये दिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के दो शहर, नाम सुना है आपने, हिरोशिमा और नागासाकी, इनके ऊपर परमाणु बम से हमला किया गया। ऐसा हमला किसके द्वारा किया गया? यूएसए के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? यूएसए के द्वारा। तो जापान, आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान और आपका जो कंट्री है कौन, जर्मनी और इटली, ये तीनों एक साथ थे और इनको बोलते हैं एक्सिस पावर्स। क्या बोलते हैं? दोहरी राष्ट्र। और इनकी शत्रुता थी या युद्ध था मित्र राष्ट्रों के साथ। तो आपको पता है इस युद्ध में जर्मनी में हिटलर का जो है बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि ही वॉज द की पर्सन बिहाइंड दिस वॉर। तो उधर जर्मनी से हिटलर था और इटली से बेनिटो मुसोलिनी, और इधर बात कर रहे हैं हम जापान की, तो किंग टोजो थे वहां पर, टोजो। और जापान जो है लगातार हमले कर रहा था। और एशियाई क्षेत्र में आप जानते हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, यहां तक कि भारत के बहुत करीब म्यांमार तक जापान पहुंच गया था। भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी वो स्टेट्स में एंटर कर रहा था, खतरा था उसके प्रवेश का, एक जगह आया भी वो। और जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उस समय वो ब्रिटेन के अधीन था, उसको ब्रिटेन को वहां से हटा के जापान ने उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया था। बाद में आपको पता है सुभाष चंद्र बोस को दे भी दिया था और उन्होंने अपनी वहां पर सरकार भी बना ली थी। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जापान बहुत ताकतवर देश था और जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी 1941 पर हमला किया था। तो जापान ने बड़े स्तर पर इसमें जो है इधर उधर हमले किए और जितने भी मित्र राष्ट्र उनके सहयोगी देश हैं उन सबके ऊपर उसने चढ़ाई कर दी। परिणाम स्वरूप 1945 में अमेरिका ने पर्ल हार्बर की घटना का बदला लिया और इस बदले के तहत अमेरिका ने 6 अगस्त, यही महीना है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया। संभवतः ये पहला हमला था जो परमाणु बम से किसी देश पर किया गया, जिससे बड़े स्तर पर जापान को नुकसान हुआ। बहुत, पूरे शहर ही तबाह हो गए, वहां की पूरी आबादी ही तबाह हो गई। उसका परिणाम तो आप आज तक देख सकते हैं, है ना। और जेनेटिक्स बिगड़ गया वहां के लोगों का, वो आज भी देखने को मिलता है। और उसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, और 2 सितंबर 1945 को ये जो विश्व युद्ध है ये ऑफिशियली खत्म हो गया। तो 1945 में, 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद की स्थिति क्या बनी थी? उसके बाद की स्थिति ये बनी थी कि दुनिया अब दो खेमों में बट गई थी, और एक तरफ यहां पर यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर। ये आपको मैंने बात बताई थी और ये सभी को पता होगी। अच्छा, इसी के बाद हम जानते हैं 1945 का समय है। इसी समय एक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही शुरू हो गया था, आगे पढ़ेंगे। संयुक्त संयुक्त राज्य संगठन, ये संस्था, इसका निर्माण हुआ। इससे पहले की संस्था कौन सी थी? लीग ऑफ नेशंस। कौन सी थी? लीग ऑफ नेशंस। और आगे चल के संयुक्त राज्य संगठन का निर्माण हुआ। और इस यूएनओ की स्थापना कब हुई थी भाई? 24 अक्टूबर 1945। तो 1945 में 15 अगस्त के दिन, तो 15 अगस्त 1945 को तो वर्ल्ड वॉर टू समाप्त हुआ। 2 सितंबर 1945 को ऑफिशियली समाप्त हो गया।
इस दिन जापान ने सरेंडर कर दिया, इस दिन ऑफिशियली खत्म हुआ। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, ये बात आप जानते हैं। और फिर इसके बाद ही तो भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ। तो भारत की स्वतंत्रता के पीछे कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी रोल है। कैसे है वो हिस्ट्री में आप पढ़ना, हिस्ट्री में आप पढ़ना कि भाई हमारे यहाँ पर 1942 के दौरान एक आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसी दौरान आप देख रहे थे इधर से आजाद हिंद फौज 1943, 44, 45 का पूरा दौर, जब सुभाष चंद्र बोस, बड़ा नाम है आप जानते हैं, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार उन्होंने गठन भी कर दी थी। उसका क्या रोल रहा। फिलहाल भारत स्वतंत्र हो जाता है 15 अगस्त 1947 में, 1947। और भारत की आजादी के पीछे तमाम फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जैसे बड़े देश को हुआ नुकसान भी है। उसके बाद अगले साल बर्मा, श्रीलंका सब आजाद होते। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर दुनिया के जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज मतलब जो देश गुलाम देश थे, जैसे भारत भी उनमें एक देश है, बर्मा भी उनमें देश है, म्यांमार भी देश है, ये सारे देश धीरे धीरे स्वतंत्र होना क्या हो गए, शुरू हो गए। जो यूरोपीय शक्तियां है, चाहे ब्रिटेन का कब्जा रहा हो, चाहे फ्रांस का कब्जा रहा हो, या किसी अन्य शक्ति का कब्जा रहा हो, जिस जिस भी देश में, अफ्रीका के देश हो या एशिया के देश हो, ये सारे देश क्या हुए, धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हुए। और जब स्वतंत्र होना शुरू हुए तो इनके सामने ही तो ये चुनौती थी कि इस समय जब दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है, जब तक भारत आजादी का सूरज देख रहा है तब तक दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। एक खेमा यूएसए का, एक खेमा यूएसएसआर का है। तो भारत कौन से खेमे में जाएगा, इजिप्ट कौन से खेमे में जाएगा, इंडोनेशिया कौन से खेमे में जाएगा। अतः इसीलिए भारत, इजिप्ट, इंडोनेशिया जैसे देशों ने एक अलग रास्ता चुना, जिसको हमने आपको समझा दिया है, जिसको हमने बोला, इन्होंने जो नीति अपनाई उसे बोला गया गुट निरपेक्षता। अब आ गई ना आपके पास में गुट निरपेक्षता, यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे और ना हम अमेरिका के गुट में शामिल होंगे। अमेरिका का गुट और उनका जो अलायंस है, डिफेंस अलायंस है, उसको हम बोलते हैं नाटो। क्या बोलते हैं, नाटो। उनकी एक संधि है नाटो, जिसको आप बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। और इसके जवाब में जो यूएसएसआर और उसके अलाय ने जो बनाया उसे बोलते हैं वारसा। क्या बोलते हैं, वारसा, वारसा पैक्ट। तो इनको आप नोट कर लीजिए, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, नाटो और वारसा। नाटो है अमेरिका का, आज भी आप जानते हैं नाटो यूक्रेन को रशिया के खिलाफ जो मदद कर रहा है। अरे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, आप जान रहे हैं, 2022 से चल रहा है लगातार। यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट जो मदद कर रहा है वो कौन सा संगठन है, नाटो। सारी लड़ाई ही क्या थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। और नाटो वो देशों का एक समूह है, वो सारे देश आते हैं जिसमें मेन कंट्री तो अमेरिका है, अमेरिका है, और बाकी सारे अमेरिका के अलाई। यानी उनमें से किसी एक देश पर अगर आप हमला करेंगे, सैन्य कार्रवाई करेंगे, तो सारे देश मिलकर आपको जवाब देंगे। तो उनकी संगठन क्या है, जैसे एक दोस्त होता है, जैसे होता है ना 4 5 6 लड़के दोस्तों का ग्रुप होता है, कि आपने किसी एक लड़के को छेड़ दिया, उसको पीट दिया, उसको मार दिया, कुछ भी परेशान कर दिया, तो फिर 10 12 वो अपने दोस्तों को लेके आ जाता है। मतलब स्कूल कॉलेज में नहीं होता था, गुटबाजी होती थी कि हाँ भाई, ये एक बड़ा वो चलता था लड़का, मतलब गैंग का हेड होता था, उसके साथ 5 6 लड़के गले में हाथ डाल के चल रहे हैं, और जरा एक को आपने छेड़ दिया तो फिर वो आ जाएंगे, फिर और भी आ जाएंगे उनके साथ। तो ऐसा ही गुटबाजी समझिए ये नाटो। तो नाटो एक गुट था, इसके जवाब जो था वो वारसा पैक्ट था। अब आपका काम है, वारसा किसी एक देश की राजधानी है, सर्च कीजिएगा वारसा यूरोप के किस देश की राजधानी। चलिए, तो वारसा पैक्ट, वारसा में हुआ तो वारसा पैक्ट और नाटो, ये आपको ध्यान रखना है। गुट निरपेक्षता की हमने बात की। अब भारत जैसे देशों ने इस रास्ते को अपनाया, और भारत की विदेश नीति में, जब हम भारत की विदेश नीति की बात कर रहे हैं, तो भारत की विदेश नीति में मूल तत्व क्या था, पंचशील। याद हो गया, पंचशील, पंचशील एवं हमने बात की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये हमारी विदेश नीति का मूल तत्व था। हमने बात की पंचशील की, पंचशील यानी 5 सिद्धांत। और खासकर आप जानते हैं चाइना के साथ, जब चीन के साथ भारत की क्या हुई, दोस्ती हुई, भारत की एक संधि हुई, भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी और चीन ने भी अपना एक हाथ बढ़ाया, तो जब दो एशिया के देश मिल बैठे,
तो वो हुआ पंचशील समझौता अप्रैल 1954 एडी में। और ये पंचशील समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के मध्य हुआ। मैंने कहा है आपको, नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री भी थे। तो इनका पूरा पूरा आपको देखने का मिलेगा भारत की विदेश नीति में रोल, इंपॉर्टेंस। और चीन के प्रधानमंत्री, इस समय तक चीन में भी एक क्रांति हो गई थी और भारत और चीन ने अपनी जर्नी लगभग लगभग साथ शुरू की। साथ शुरू की मतलब आपको पता है, भारत और चीन ने अपनी जर्नी साथ शुरू की का मतलब क्या है बताइए मैडम। चीन में क्या था? चीन में कोई विदेशी ताकत का कब्जा था? क्या था? किसका? आप बताओ। जैसे भारत में ब्रिटेन का कब्जा था, चीन में किसी विदेशी ताकत का कब्जा था क्या? नहीं, चीन में कोई विदेशी ताकत नहीं। चीन में उस वक्त जो पहले डायनेस्टी चलती थी, हम उसके चीन के बारे में पढ़ेंगे, चिंग डायनेस्टी जिसे बोलते हैं। चीन में बाद में क्या हुआ? साम्यवादी क्रांति हुई। क्या हुई? साम्यवादी क्रांति। फिर चीन में दो पार्टियां थी, बाद में एक पार्टी का ही बोलबाला हो गया। और चीन की जर्नी, अभी फिलहाल इतना जानो कि चीन की जर्नी शुरू हुई 1949 में। जो आज आपको चाइना दिखता है ना, जो आज का चाइना है, उसका नाम क्या है? चाइना का असली नाम पता है आपको? चलो पहले ये लिखो, इतना इतना लिख दिया, नोट कर लिया। 1949 में चीन बन गया कम्युनिस्ट चाइना। क्या बन गया? कम्युनिस्ट, साम्यवादी चाइना, कम्युनिस्ट चाइना। और चीन का वास्तविक नाम क्या है? पीआरसी। क्या नाम है? पीआरसी। ये याद रखना है आपको। चीन का असली नाम है पीआरसी, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपको पता होना चाहिए। चीन का असली नाम क्या है? पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये याद रखना है। और ये चीन जो है, ये कब आया अस्तित्व में? जो चीन आज का चीन है, जो चीन आपको दिखता है, जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, जो हमारे क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है, जो अपनी दादागिरी दिखाता है दक्षिणी चीन सागर में, जो चीन दुनिया भर में कोविड फैलाया है, ऐसा आरोप उस पर लगा है। तो वो चीन कौन सा है? ये वाला चीन, कम्युनिस्ट चाइना, 1949। और एक बहुत बड़े नेता थे, आपने नाम सुना होगा, माओ, माओ जेडोंग। माओ से, माओ से तुंग। माओ से तुंग ये आज के चीन के फादर हैं। जैसे हमारे यहाँ बापू का दर्जा है, वैसे आज का जो साम्यवादी चीन है, उसके पापा कौन है? माओ से तुंग, जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में माओ जेडोंग। क्या बोलते हैं? माओ जेडोंग। तो इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे चाओ इन लाई। कौन थे? चाओ इन लाई। तो भारत के साथ समझौता हो रहा है चाओ इन लाई का, और हमारी तरफ से साइन करने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझौता कब हो रहा है? 29 अप्रैल, 29 तारीख थी ना, 29 अप्रैल 1954। समझौता कहां हो रहा है? बीजिंग, जो आज चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो यह समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत भारत और चीन ने एक साथ बढ़ने का क्या किया? प्रण लिया, और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात की। लेकिन इस समझौते के 8 साल के बाद ही आप देख रहे हैं, भारत और चीन के बीच में एक बहुत भयानक युद्ध हुआ। और उस युद्ध को आप जानते हैं भारत चीन युद्ध के नाम से। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में हम आगे बढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले इतनी बात आपको पता लग जानी चाहिए। सबको समझ में आ गई इतनी बात? तो जो हमने समझौता किया, किसके साथ किया? चीन के साथ किया। इसको बोलते हैं पंचशील का समझौता। क्या बोलते हैं? पंचशील का समझौता। यानी हमने बात की शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व की, पीसफुली और विदाउट
क्या? इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मैटर। इसीलिए आपके दिमाग में कभी प्रश्न आता होगा कि जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत ने क्या किया, भारत ने कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि भारत, पंचशील में देखो, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, कर लिखा हमने। तो हम ये मान के चल रहे थे कि चीन जो ए विकेश पूछ लिया अपने को, जल्दी करो, फिर ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुन, आंख कान है तुम्हारे पर, सर देखना भी। सर ये पीछे क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा, बीच में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा उसके आगे क्या लिखा देख लीजिए। ये PRC शॉर्ट, पीपल्स नो रिपब्लिक। सर, ये नीचे नीचे सर, व्हाइट में रिपब्लिक ऑफ चाइना के आगे जो इधर लिखा है। ये नो सर, इसके ऊपर ये, जी जी। यही तो है, पीपल्स अच्छा ओके। चाइना। और ये माओ से तुंग वहां पे चीनी क्रांति के जनक है, चीनी क्रांति के। अच्छा वैसे आपको ये पता है ना, चाइना भी मैंने आपको बता रखा है, वैसे तो जो नए बच्चे हैं उनको पता होगा, चाइना दो है दुनिया में, दुनिया में दो चीन है। दुनिया में जैसे चांद तो एक है, सूरज भी एक है, हमारी पृथ्वी में तो हमारा चांद भी एक है, सूरज भी है ना, लेकिन दुनिया में आपको पता है चीन नाम के दो देश हैं। एक चीन, इसीलिए मैंने आपको चीन क्लियर कर दिया, एक चीन जिसको आप देखते हैं PRC, और एक है ROC, ये दो देश हैं भाई। देखो ये है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना, दो देश हैं दुनिया में। चीन जो है, दो देश बोलते हैं कि असली चीन मैं हूं, असली चीन मैं हूं, ऐसा दावा किया गया। दुनिया पगला गई, ये क्या बोल रहे हैं? तो वास्तव में जो हमारा पड़ोसी वाला है वो कौन सा है, रिपब्लिक ऑफ चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन यहां पर कभी जो असली सरकार यहां की थी वो थी रिपब्लिक ऑफ चाइना की। तो आज रिपब्लिक ऑफ चाइना को आप ताइवान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ताइवान। अब ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, ताइवान सुना है आपने। वास्तव में ताइवान जो है, वहां पे जो पार्टी, वहां पे जो सरकार गई, वो पहले असली चाइना की सरकार थी, बीजिंग वाली सरकार, उसको भगा दिया गया और वो एक आइलैंड में चली गई। तो उसका नाम क्या है? ताइवान, जिसको हम ताइवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताइवान। और जो ये वाला चाइना, ये जो शी जिनपिंग का चाइना है, माओ जेडोंग का चाइना है, चाओ इन लाई का चाइना है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। इस चाइना की राजधानी क्या है? ताइपे। क्या है? ताइपे। और ये वही ताइपे है जहां से सुभाष बाबू ने उड़ान भरी थी, और बोला जाता है कि उनका विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945, अभी परसों ही तो आया 18 अगस्त, आज 21 तारीख है, कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष बाबू का निधन हो गया, प्लेन दुर्घटना। ये आपने सुना होगी बात, हालांकि इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई है, लेकिन वो उड़ान कहां से चली थी? ताइपे से। ताइपे ताइवान, ठीक है। और PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमने समझौता किसके साथ किया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बात याद रहेगी। ये साम्यवादी कम्युनिस्ट सरकार थी। इसके जनक, इसके प्रणेता, इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? माओ जेडोंग। एक प्रकार का चाइना के राष्ट्रपिता मान लीजिए इनको, जो आज पूरी विचारधारा है चाइना की, माओ जेडोंग। और माओ जेडोंग की जो साम्यवादी सरकार थी, उसके उसके प्रधानमंत्री थे चाओ इन लाई। कौन थे? चाओ इन लाई। तो चाओ इन लाई चीन के प्रधानमंत्री थे तब, और भारत के थे तब जवाहरलाल नेहरू। दोनों के बीच समझौता हुआ अप्रैल 1954 में, बीजिंग। और इसके बाद एक कहावत चल पड़ी, हिंदी चीनी भाई भाई। क्या बोलते हैं? हिंदी चीनी भाई भाई। यानी इंडिया एंड चाइना आर नेबरिंग कंट्रीज as well as they are brothers of each other. But ये ज्यादा समय नहीं चला, ये वाला नैरेटिव ज्यादा समय नहीं चला, और 1962 में चीन ने एक तरफा भारत पे युद्ध कर दिया, हमला कर दिया। हम इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, हमारी शिकस्त हुई, और इस शिकस्त के बाद भारत और चीन के संबंध, भारत अब चीन को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। वो संदेह आज भी बरकरार है। चीन ने कई देशों के साथ अपने सीमा विवाद को सुलझा लिया है, लगभग सभी देशों के साथ। भारत के साथ आज तक चीन का सीमा विवाद नहीं सुलझा है। चीन और रशिया दुनिया के ऐसे देश हैं जिनकी सबसे ज्यादा देशों के साथ बॉर्डर लगता है, बाउंड्री लगती है, लेकिन चीन का जो रवैया है
वो विस्तारवादी है। चीन का रवैया है लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ाना, और इसी कड़ी में चीन भारत के अक्साई चिन्ह पर दावा करता है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है। अक्साई चिन्ह पर दावा क्या कर रहा है? अक्साई चिन्ह तो उसके कब्जे में ही है। चीन ने 1962 से भारत के अक्साई चिन्ह वाले क्षेत्र को क्या कर रखा है? कब्जा रखा है। अब ये उतनी रेलेवेंट नहीं रह गई ना। फिर भी मतलब फिर भी ऐसा किया तो उसके पीछे कारण है। चीन ने हम पे जो अटैक किया उसके पीछे कारण है कि, अभी आ रहा हूं मैं, उसमें आ रहा हूं, रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो। 1962 में चीन ने अक्साई चिन्ह पर कब्जा कर लिया, ये आप जानती हैं। तब से चीन के कब्जे में हमारा अक्साई चिन्ह, जो लद्दाख की टेरिटरी है, लद्दाख। दूसरा, चीन दावा करता है किस पे? दक्षिणी तवांग कहता है वो। क्या करता है? दक्षिणी तवांग। दक्षिणी तवांग वो बोलता है अरुणाचल को। किसको बोलता है? तो पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है चीन बोलता है ये हमारा पार्ट है। और ये पढ़ाया जाता है वहां पे कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने इनलीगली कब्जा कर रखा है। चीन में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश पर भारत ने इनलीगली कब्जा कर रखा है। और खुद जो उसने कर रखा है हमारे उसमें अक्साई चिन्ह में, उसका नहीं पता। अरुणाचल प्रदेश पर चीन क्या करता है? अपना दावा, उसे तिब्बत का हिस्सा बना, जबकि चीन ने तो खुद ही तिब्बत पे पूरा कब्जा कर रखा है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप ये कह रही है कि सर जो संधि हुई उसके बाद चीन ने एक तरफा संधि कैसे तोड़ी? देखिए, एक तरफा संधि तोड़ी नहीं है, ये सारा मामला हुआ है शक और संशय पर। भारत और चीन के बीच में अच्छे संबंध चल रहे थे। चीन ने क्या किया? चीन ने जब तिब्बत पर हमला कर दिया 1949 में, आज का चाइना अस्तित्व में आया। 1950 ऑनवर्ड्स वो धीरे धीरे विस्तार करने लगा, और उसने अपना पुराना नक्शा निकाला और उसमें देखा कि ये टेरिटरी भी हमारी थी, ये टेरिटरी भी हमारी थी, ये टेरिटरी भी हमारी थी। तो तिब्बत पर क्लेम किया, तिब्बत पर कब्जा किया। तो तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा। क्या है तिब्बत की राजधानी? ल्हासा। ये पता है कि नहीं पता आपको? तिब्बत जो है, तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। चीन धीरे धीरे करके तिब्बत पर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और तिब्बत के ल्हासा पर चीन ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब तिब्बत में जो धर्म गुरु थे, धार्मिक गुरु, बौद्ध धर्म का वहां पे प्रचार प्रसार है, आप जानते हैं, बौद्ध धर्म भारत से गया है। तो तिब्बत के जो धार्मिक गुरु थे, दलाई लामा, वो तो उस टाइम छोटे थे, आज जो बूढ़े आपको दिखते हैं ना, उन काफी वृद्ध हो चुके हैं। दलाई लामा जी, दलाई लामा, दलाई लामा कोई नाम नहीं होता, दलाई लामा पोस्ट होती है। तो दलाई लामा को चीन से उनको खतरा हो गया। तो ये लगा कि भाई दलाई लामा को कहीं चीन कुछ नुकसान ना पहुंचाए, उनको मार भी सकते थे, कैद भी कर सकते थे, टॉर्चर भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो चीन बना, ये किस प्रकार का चीन था? कैसा था? साम्यवादी। और साम्यवादी जो व्यवस्था होती है उसमें धर्म का कोई स्थान नहीं होता। आपको पता है चीन में जो पूरी की पूरी आर्मी है, कोई भी है, उन्हें रिलीजन पब्लिक करने का कोई अधिकार नहीं है। भाई ये जो पूरा का पूरा विचार है क्या बोलता है? जो कार्ल मार्क्स का विचार था, धर्म एक अफीम है। धर्म क्या है? अफीम है। दुनिया में ज्यादातर झगड़े धर्म की वजह से है। तो इसमें जो चीन की विचारधारा है, हमारे यहाँ तो सभी धर्मों को बराबर अधिकार है, अमेरिका में सभी धर्मों को बराबर अधिकार है, पर चीन धर्म ही नहीं मानता, चीन रिलीजन ही नहीं मानता। और जब चीन रिलीजन नहीं मानेगा तो क्या मुसलमान और क्या बौद्ध सबकी शामत आई? तो मुसलमानों का आज तक उत्पीड़न हो रहा है। वो कुरान नहीं पढ़ने दी जाती वहां पे टोपी नहीं पहन सकते, वहां पर दाढ़ी नहीं रख सकते, बहुत कड़ी व्यवस्था है। और वही हाल फिर बौद्धों का भी हुआ। तो बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़ दिया गया, बौद्धों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गए, धर्म नहीं मानना। चीन का फिलॉसफी, चीन का सिद्धांत। दलाई लामा धर्मगुरु, अब वो क्या करते? वो भागे भागे आए, भागे वहां से अपने कुछ शरणार्थियों, अपने कुछ लोगों के साथ, सहयोगियों के साथ निकल गए वो रातों रात, जब उन्हें लगा कि बस ये हमारे तरफ पहुंचने ही वाले हैं। और वो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए कहां प्रवेश कर गए? भारत में। खुली सीमा थी उस टाइम, इतना ज्यादा फेंसिंग वेंसिंग थी। भारत में प्रवेश किया, भारत से शरण मांगी। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शरण दे दी। अब हमारा तो नियम यह है कि कोई आ जाए हमारी शरण में, तो ये तो भारत का प्राचीन सिद्धांत है।
शरण दी। इसी से भारत और चीन के बीच में जो संबंध है, और भी बातें चल रही थी, पर इससे एक बहुत बड़ा झटका लगा, डेंट हुआ। चीन ने बोला भाई इन्होंने इनको वो कर दिया है, और ये तो हमारा आंतरिक मामला है, लिखा था ना पंचशील के सिद्धांत में, और इनको आपने शरण दी, बस संबंध खराब हुए, और चीन ने इसका बदला लिया अटैक करके। जो हमारा चाइना ने अटैक किया 1962 का। कहां से संशय पैदा हुआ, कहां से संशय पैदा हुआ? कि जब हमने दलाई लामा और बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं को शरण दी। आज तक दलाई लामा हमारे यहाँ है, ठीक है ना। और चीन को पता है कि दलाई लामा का प्रयोग करके भारत एंटी चाइना सेंटीमेंट भड़का सकता है, ये भी आप जानते हो। तभी भी कभी दलाई लामा नॉर्थ ईस्ट जाते, इधर उधर जाते, कोई स्टेटमेंट देते हैं। जब जब चाइना के राष्ट्रपति भारत आते हैं, आपने देखा होगा तिब्बती सारे प्रोटेस्ट करते हैं। जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, हर देश की एम्बेसी होती है, वहां भी प्रोटेस्ट किया जाता है। पहले ये तिब्बत मार्केट देहरादून में, यहाँ पर भी फ्री तिब्बत क्यों लिखे रहते थे। तो ये सारी समस्या तो है तिब्बत और उनके बीच में। तो भारत, उनकी सरकार चलती है तिब्बत की, तिब्बत के प्रधानमंत्री भी है, तिब्बत की सरकार भी है, तो उनकी सरकार हमारे यहाँ चलती है। हिमाचल प्रदेश का जो शहर है धर्मशाला, कभी आप जाइएगा धर्मशाला हिमाचल में, पूरा बाजार है तिब्बती तिब्बत का, आपको लगेगा मैं तिब्बत में आ गई। पूरा उनकी सरकार है, उनका सिस्टम है, लेकिन वो निर्वासित सरकार है। असली क्लेम उनका क्या है? लहसा। असली राजधानी क्या उनकी? लहसा। आज तो तिब्बती इतने सारे, हम मार्केट जाते हैं, कई लोगों से मेरी बातचीत भी होती है, वो बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। गढ़वाली भी बोल रहे, तो पहाड़ में रह रहे होंगे, गढ़वाली भी बोल रहे हैं, और हिमाचली भी बोलते हैं। तिब्बती अब तो बिल्कुल, अब तो उनकी पीढ़ी, ये 1950 है, अब तो उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो वो जो असली तिब्बत से लोग आए थे, वो तो अब बूढ़े हो गए, कुछ मर गए। अब तो 2-3 पीढ़ी, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता थोड़ा है, नागरिकता उन्हें भारत की नहीं है वो तिब्बत के ही नागरिक है, वो अपने वो, लेकिन क्या करें, वो तो एक प्रकार का आप ऐसा समझ लीजिए, भारत से शरण मांगी हुई है उन्होंने। पर अभी उसके पीछे कंट्रोवर्सी है ना। अब वो भी चाहते हैं कि वो अपने, हर कोई चाहेगा कि वो अपने देश जाए, अपने एरिया में जाए, पर उनके देश में तो ये दादा बैठा हुआ है, चाइना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि चाइना वहां छोड़ देगा, फिर तो ये युद्ध वाली बात होगी। तो अब तो बहुत चीजें बदल गई है तब से। तो वो कुछ उस टाइम नहीं बोल रहे थे। अब ये जो चाइना है, चाइना साम्यवादी है। चाइना और रशिया की विचारधारा, रशिया भी क्या था, समझ रहे हो आप? तो उस समय तक उन लोगों ने कुछ वो नहीं, जैसे आज कल सीमा जी बोल रही थी कि अब भारत बांग्लादेश पे वो कर दे, तो आज परिस्थिति अलग है। आज आप बांग्लादेश पे कुछ करते हो, उसकी टेरिटरी पर हमला करते हो, तो आपको पता है दुनिया आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देगी। बहुत पानी बह चुका है ना नदी में। ये काम अगर पहले पहले हो जाते, शुरुआत में हो जाते, अब युद्ध वुद्ध हो भी रहे हैं, तो भी बहुत संभल के चल रहे। अब लगातार ईरान धमकी दे रहा है इसराइल पे हमला कर दूंगा, नहीं कर रहा है वो हमला। अब बहुत चीजें देखी जाती है, सोची जाती है, समझी जाती है। ज्यादातर मामलों में भपकी दी जाती है, डराया जाता है, दूसरे तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। सीधा युद्ध करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क वाला मामला है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी सीधे युद्ध में कूदती नहीं है। अगर आप बोले रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे, तो रशिया को यह यकीन था कि यूक्रेन मेरे सामने मच्छर है, इसे कुचल दूंगा। और वो तो यूक्रेन के पीछे नाटो है, पर नाटो डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं है, वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। डायरेक्ट आ जाए तो फिर महायुद्ध ना छिड़ जाए। तो ये जो सारा खेल हुआ, ये चीन की विचार, चीन की अपनी पुरानी जो सोच थी, विस्तारवाद करता गया, और चीन ने इस प्रकार से हमला किया, तिब्बत गया। तिब्बत के कारण भारत के साथ भी असर पड़ा, वरना तिब्बत अगर होता अपनी जगह पे देश, तो तिब्बत काम करता बफर स्टेट का बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये बात तो होनी चाहिए थी, मैं भी ये मानता हूं पर्सनली। तिब्बत अपनी जगह पे होता, तो फिर हमारा तो चीन से कोई सीमा ही नहीं लगती, फिर डायरेक्ट हमारी तो तिब्बत से लगती। और बड़ी शक्ति है चीन, बड़ी शक्ति है भारत, और दोनों के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता तिब्बत, जैसे नेपाल करता है, जैसे भूटान करता है। वरना दो महाशक्तियां आपस में टकराएंगी तो दिक्कत तो होगी, दोनों की सीमाएं मिलनी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए वाली बात है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो दलाई लामा ये आज भी भारत में है। एक पंचेन लामा है, पंचेन लामा, इनको चीन ने आज तक कैद कर रखा है। ये छोटे बच्चे हैं, जब छोटे बच्चे थे 5-6 साल के, चीन ने कैद कर दिया। मतलब अगले दलाई लामा ये होने थे, ये उत्तराधिकारी थे दलाई लामा की डेथ के बाद, इन्होंने बनना था। तो ये चीन वाले क्षेत्र से,
किसी बच्चे को घोषित किया जाता है ना, किसी ये अगला दलाई लामा होगा, बचपन से फिर उसको वैसे ही, और चीन ने उनको कैद कर दिया, आज तक नहीं पता। आप बुद्धा टेम्पल गए क्लेमेंट टाउन में, बुद्धा टेम्पल में लिखा है ना एक उसमें फ्री पंचेन लामा, फ्री पंचेन लामा एक बोर्ड लगा है, ये पंचेन लामा को कैद कर रखा है। अब अगला दलाई लामा कौन होगा, ये खेल होगा बड़ा। अब देखिए क्या बड़ी बात है, दलाई लामा घोषित करते अपना उत्तराधिकारी, दलाई लामा बूढ़े हो चुके हैं, तो दलाई लामा बनाएंगे अगला दलाई लामा। अब अगला दलाई लामा चीन कहता है कहां से होगा, चाइना से होगा। अगर चाइना से होगा तो वो तो उसके कंट्रोल में है, और जो अब दलाई लामा है जो इस वक्त है वो कहते हैं दलाई लामा कहीं से भी हो सकता है। अब चीन को डर ये है किसी बौद्ध को, बौद्ध बच्चे को, भिक्षु को वो दलाई लामा घोषित ना कर दे जो चाइना के बाहर का हो सकता है, इंडिया से कर दे, नेपाल से कर दे, किसी उसको कर दे। और अगर उसको दलाई लामा घोषित कर दिया तो चीन चिढ़ेगा, क्योंकि चीन को दलाई लामा से खतरा है। क्यों है खतरा, क्योंकि दलाई लामा ही वो व्यक्ति है जो एंटी चाइना, प्रो तिब्बत की भावना को भड़का सकते, क्योंकि वो वहीं के है ना, वो वहां के बहुत बड़े गुरु हैं। तो ये एक बड़ा, और सर दलाई लामा धर्म गुरु हुए ना सर। बार बार, एक सेकंड, दलाई लामा बार बार अमेरिका भी जाते हैं, अमेरिका के प्रतिनिधि अभी आए थे भारत में, और आपको पता है अमेरिका के बहुत सारे नेता आए भारत में, अमेरिका के बहुत सारे नेता भारत में आए और दलाई लामा से मिले, और दलाई लामा से उनकी बात भी हुई। अभी बीच की तो खबर है, 1 महीना हुआ, अभी नेट पे पढ़ना, अमेरिका की सरकार के लोग आए और तिब्बत की सरकार, तिब्बत के धर्मगुरु से बात की। क्या ये बात चाइना को रास आएगी, ये तो चाइना की नीति के खिलाफ है। चाइना बोलता है वन चाइना पॉलिसी, क्या तिब्बत, क्या शिनजियांग, सब मेरी टेरिटरी है। क्या वो तो इसको भी बोलता है ताइवान को मेरा है। और अमेरिका क्या करता है, कभी ताइवान को सहयोग करने की बात करता है, कभी दलाई लामा से बात करता है। तो ये चीन को चिढ़ाने वाली बात है कि नहीं है। भारत, अब प्रियंका देखो, भारत इस मामले में चुप रहता है। जो चीन के ये जो अमेरिका के प्रतिनिधि आए, भारत की भूमि में क्या हो रहा है, चीन के दुश्मन, दुश्मनी माना जाएगा दलाई लामा से अमेरिका के दूसरे दुश्मन अमेरिका के नेता मिल रहे हैं, और हो रहा है भारत में, और भारत इस मामले में चुप। देखो बड़ी जबरदस्त बात है, मीटिंग पॉइंट हो रहा है भारत में, पर भारत चुप। यानी भारत डायरेक्ट बोलेगा तो चीन से, चीन ने हमें कुछ नहीं बोला, कई मामलों में चीन हमें नहीं बोलता डायरेक्ट, हम समझदारी से, और हम चीन को नहीं बोलते। और हमने बोला देखो हमें क्या, हम तो लोकतांत्रिक देश है, दलाई लामा से मिलना चाहते हैं, अमेरिका के प्रतिनिधि मिले, हमसे नई दिल्ली में मिले, उनसे धर्मशाला में मिले मिले, और पीछे तिब्बत का नक्शा और फोटोएं खींची, वर्ल्ड मीडिया में आई, चीन चिढ़ेगा। हमने बोला हम तो न्यूट्रल है। अब हम ऐसे भी नहीं बोल सकते ना चीन को, भाई अभी पहले अपना हिसाब देखना पड़ता है, चीन कहाँ है हम कहाँ है, थोड़ा कि चीन को हड़का देंगे हम। तो जरा ध्यान से सोच समझ के चलती है बात। हाँ बेटा बोलिए, क्या बोल रहे हो आप, बोलो। सर ये कह रही है दलाई लामा धर्म गुरु है ना, तो सर क्यों मतलब वो वहां से भारत में शरण के ले रखे हैं, और दलाई लामा से इतना चीन को क्यों डरता है कि किसी और को घोषित कर दिया तो उसके लिए क्या खतरा है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, आप समझिए, भारत से शरण क्यों लिए, तो उस वक्त निकटतम देश कौन था जो उन्हें बचा सकता था, लोकतांत्रिक देश सर कौन था? भारत, भारत है सर, भारत है। भारत के पास आए, तिब्बत की सीधा सीमा लगती है भारत से, तो भारत के पास आए, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उदारवादी व्यक्ति थे, उनको शरण दी। और वो फर्ज बनता भी है, कोई भी संकट में आ रहा है जिसको खतरा है, तो भारत तो अभी शेख हसीना को शरण दी, और अगर आंग सांग सूकी भी शरण मांगे तो उनको भी देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। म्यांमार में कैद कर रखा है ना उनको, वहां की बहुत बड़ी विजेता थी। तो आंग सांग सूकी हो, दलाई लामा हो, शेख हसीना हो, कोई भी हो, भारत सबको शरण देने के लिए तैयार है, बशर्ते लोकतांत्रिक मूल्य है हमारे। हमारी बात है कि वो अगर वहां पर खतरा उत्पन्न हो रहा है उनको, तो हम उनको सहायता दे देंगे, मदद दे देंगे। अब चीन को क्या खतरा है इससे, भाई चीन को खतरा क्यों नहीं होगा, चीन को खतरा, ये बौद्धों के सबसे बड़े गुरु हैं वो, कल के दिन वो एंटी चाइना कोई आंदोलन खड़ा कर दे जिससे चीन के लिए आफत हो जाए, तो जो व्यक्ति ने गलत काम किया होता है या देश ने गलत काम किया होता है, उसे हमेशा डर रहता है कि एरिया मैंने जबरदस्ती ताकत के बल पे हड़पा है, तो कल अगर यहाँ पे कोई आंदोलन हो गया तो ये एरिया मुझसे छीन, और उसको वैसे भी पता है कि अमेरिका जैसे देश, कहीं ना कहीं अंदर भारत भी, या और जो उसके शत्रु देश हैं वो उसके खिलाफ रहते हैं, तो जितने ज्यादा तुम्हारे दुश्मन उतना ज्यादा तुम्हें खतरा। तो वो, और खतरा तो है, तो उसमें जो कमजोर कड़ी है उसकी वो है दलाई लामा,
तो दलाई लामा को तुरुप के पत्ते के तौर पर भारत तो इस्तेमाल नहीं करता, और अमेरिका उनका इस्तेमाल खूब करता है। तो अमेरिका बात करता है उनके साथ, वो अमेरिका चले जाते हैं, कभी अमेरिका उनसे मिलने यहाँ आ जाता है, और चाइना देखता रहता है, चाइना को गुस्सा आता है। तो ये है बात। तो सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये कहानी हमारी वहां से खराब हुई, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम लोग, हमारे नेहरू जी एक प्रकार के बहुत, आप समझिए, उदारवादी व्यक्ति हैं। नेहरू जी जो हैं, नेहरू जी जो हैं वो आदर्शवादी थी। उदारवादी ये नहीं कि इकोनॉमी में उदारवादी, उदार मतलब लिबरल। चलो ये आ गया इसको शरण दो, ये आ गया इसको हेल्प कर दो, ये आ गया इसको ये कर दो। और इंटरनेशनल रिलेशन में बात बोली जाए उनके लिए तो वो बहुत आदर्शवादी थे। क्या थे? आदर्शवादी। देखिए, दो तरह के विचार होते हैं, आपको बताया भी था, आदर्शवादी और एक होता है कौन सा? यथार्थ। नेहरू जी क्या है? आदर्शवादी का मतलब, आदर्श मतलब जो कि आइडियलिस्टिक होगा। आइडियलिस्टिक, ये मेरा आइडियल है, ये है, बहुत आदर्शों पे चलेंगे, वो सबको सोचेंगे सब अच्छे हैं मेरे जैसे ही, बड़े आदर्शों का पालन करने वाले। और एक होते हैं रियलिस्टिक, जो वास्तविकता पहचानते हैं, जैसी परिस्थितियां उसके हिसाब से काम करते हैं। नेहरू जी का विचार कैसा था? आदर्श। वो चीन पे भरोसा किया उन्होंने, चीन ने, पर चीन और हमारी दोनों की संधि थी ना, तो हम तो चीन के प्रति अच्छी भावना रख रहे थे, संधि पे तो चीन ने भी साइन किया, पर चीन ने तो अपनी अच्छी भावना नहीं रखी। एक तरफा युद्ध किया, एक तरफा हमारे पे हमला किया, और एक तरफा ही युद्ध को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अपनी तरफ भाई चाइना ने खुद ही अटैक किया, चाइना ने खुद ही लड़ाई करी, और चाइना ने खुद ही युद्ध को क्या कर दिया? विराम कर दिया, 1962 के युद्ध। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, ये सारा विचार आता कहां से है? माओ का विचार। माओ, माओ ने क्या बोला है? माओ ने स्पष्ट बोला है, तिब्बत तो हथेली है, हथेली। तिब्बत तो आपको पता है दुनिया की छत कहते हैं, तिब्बत को क्या बोलते हैं? दुनिया की छत। तो हमें एक एक करके सब कब्जाना है। तिब्बत हथेली है, और हथेली के साथ पांचों उंगलियां भी होती हैं, पांचों उंगलियां भी कब्जानी है। इन पांचों उंगलियों में ही आ गया आपका अक्साई चिन का क्षेत्र, जो कब्जा चुके हैं। इन पांचों उंगलियों में नेपाल, भूटान, सिक्किम, सब कब्जाएं, अरुणाचल, ये उनका विचार है। यानी कि वो एक ग्रेटर चाइना बनाना चाहते हैं, विस्तारवादी विचार है उनका। तो तिब्बत आ गया कब्जे में, लद्दाख को भी दावा करते हैं अपना। अब देखो नेपाल, धीरे 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 धीरे, नेपाल को पता ही नहीं लगता, नेपाल को कब्जाना, भूटान को कब्जाना, सिक्किम को कब्जा। वो तो इंदिरा गांधी का भला हुआ कि इंदिरा गांधी ने सिक्किम को फटाफट भारत में मिलाया। सिक्किम कहां मिला? भारत में। तो सिक्किम के ऊपर, नेपाल के ऊपर, भूटान के ऊपर, अरुणाचल के ऊपर, और लद्दाख के ऊपर चीन की नजर है। पांच उंगलियां हो गई और हथेली। ये है चाइना, ग्रेटर 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 चाइना पॉलिसी। उधर से तिब्बत कब्जा ही दिया है, ऊपर से सिंजियांग कब्जा दिया, उधर से जो है मंगोलिया का हिस्सा वो कब्जा दिया, उधर से मंचूरिया कब्जा दिया, इधर से जो है उसको चाहिए वो ताइवान भी, उधर से पूरा सागर अपना बना दिया। करो प्रियंका, क्या करोगी तुम चीन का? वो चीन है, तो वो चीन है, तो वो चीन है, तो उसको जैसा जीना है वो जी रहा है। तो इसीलिए तो उसके खिलाफ गुटबाजी होती है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये इसके खिलाफ। भारत को नहीं करेगा वो अपने उसमें, भारत के कुछ एरिया में वो दावा करता है। जैसे जैसे आपका अक्साई चिन, हमारा वो दावा है, उसने कब्जा कर दिया। जैसे अरुणाचल प्रदेश, वो भूटान के माध्यम से एकदम पास आना चाहता है, और हो सकता है चीन की कोशिश हो कि वो इसको अलग कर दे, पूर्वोत्तर भारत को भारत से, वहां अलग देश बनवा दे या कुछ कर दे। पूर्वोत्तर को अलग करने का उसका षड्यंत्र हो सकता है, या थ्रेट देता हो, ये करना चाहता है, क्योंकि वो समुद्र चाहेगा। समुद्र के लिए उसको पूर्वोत्तर से होते हुए बांग्लादेश या म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर में स्थिति मिल जाएगी। और इसीलिए अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया,
चीन के ऊपर माना जाता है। यह सारे महाशक्ति आपस में लड़ रही है, ये दुनिया एक अखाड़ा है, और तुम यहाँ पे मैच देखो क्या हो रहा है क्या। ओहो, पाकिस्तान की तो बेटा तुम बात ही मत करो, वहां तो क्या, वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहने कि इनकी गर्दन जो काट देगा है उसे 1 करोड़ रुपए। बताओ, जिस देश में चीफ जस्टिस को ऐसा बोला जा रहा है, वहां भी बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। पाकिस्तान के, पता लगा आपको, एक खबर सुनी होगी आपने, कल पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना जाता है, मुसलमान ही नहीं मानते उनको। एक बात तो सुनो, अगर तुम्हें कोई ये बोल दे कि तुम ये तो हो ही नहीं, वो अहमदिया कौन है, मुसलमान है, पाकिस्तान बोलता है अहमदिया मुसलमान ही नहीं है। शियाओं के ऊपर भी अत्याचार, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन तो तुम छोड़ दो, यहाँ क्या लोग हैं, यहाँ तो भारत में भारत तो अलग ही तरह का देश है भाई, इतनी छूट है यहाँ, तो इतनी छूट है तो भी लोग रोते रहते हैं। यहाँ इतनी छूट है कि तुम भगवान तक को गाली दे दो। पाकिस्तान में तुमने कुछ बोल दिया पैगंबर साहब के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ, तो फिर तो भाई वो चाहे चीफ जस्टिस हो उसकी भी गर्दन उड़ाने की बात हो रही है, तो आम आदमी का तो क्या ही हाल होगा। पाकिस्तान में कुरान शरीफ के खिलाफ, पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ, और पाकिस्तान में अल्लाह के खिलाफ अगर एक भी टिप्पणी आपने कर दी सार्वजनिक तौर पर, तो फिर आपके ऊपर ईश निंदा कानून लगेगा। क्या लगेगा? ईश निंदा, ब्lasphemy लॉ, और उसमें सजाए मौत। जो सबसे, भारत में देखो देवी देवताओं के नग्न चित्र बना दिए जाते हैं, भारत में देवी देवताओं के ऊपर कैसी कैसी मूवीज बनती हैं, कोई कुछ भी बोल देता है। राम जी ने सीता को वो किया, प्रश्न कर सकते हैं ना हम यहाँ कि राम जी ने सीता पे विश्वास नहीं किया। यही बात तुम जरा वहां कर दो जरा कि पैगंबर साहब ने ये करा और वो करा। बेटे लेकिन सर, वहां सर जीभ में, जीभ जो है, जबान जो है मुंह में नहीं रहेगी, तो वो कट्टरवादी देश है। लोकतंत्र होने का क्या करते हैं वो, ढोंग करते हैं। तो अब देखो कितना खतरे वाली बात है। तो हमारे आस पड़ोस में कहीं बोलने की इजाजत नहीं है। कल चीन की बात कर रहे थे हम, चीन में चीन के खिलाफ बोल दो, रातों रात गायब। पाकिस्तान में कुछ बोल दो, हत्या। बांग्लादेश, स्थिति आप देख रहे हो क्या हो रही है। श्रीलंका बिल्कुल चीन के कर्ज के तले बर्बाद हो चुका है। मालदीव, मोइज्जू आ गए हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली आ गए हैं। बस सारा गड़बड़। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रही हो आप? सर ये कह रहे हैं, सर ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे कोई भी देश बनता है या कोई देश है सर, वहां पर ये कट्टरता होनी ही होनी है। इसलिए धर्म को किसी भी देश, मतलब देश से ऊपर धर्म नहीं होना चाहिए। वही तरक्की देश कर सकता है जहां देश के ऊपर धर्म ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात सर, अपने यहाँ भी शास्त्रों के हिसाब से जब पहले चलते थे ब्राह्मण वगैरह, कितना मतलब अछूतों के साथ शोषण हुआ है सर। हमारा भी इतिहास अच्छा नहीं है, और आज हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सर, सबका साथ सबका विकास, और वाकई धर्म सब मानने का व्यक्तिगत विषय हो सकता है, राष्ट्र का नहीं। राष्ट्र बड़ा कोई धर्म नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। देश जी, से ऊपर धर्म को कभी हावी होने देना नहीं चाहिए, तभी कोई देश तरक्की कर सकता है। अगर हम ये बोल दें कि धर्म मानने ना दिया जाए, तो वो भी बात गलत है। अमेरिका तो डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप डेवलप्ड कंट्री है, वहां धर्म मानने दिया जाता है। आप सड़कों पे, जैसे भारत है वैसे अमेरिका है। भारत में भी कोई सर यहाँ धर्म व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन हाँ देश का नहीं हो व्यक्तिगत भी सकता है है। व्यक्तिगत कुछ और भी मानिए सार्वजनिक आप। रूप में जी, भी है। भारत में भी व्यक्तिगत भी है, सार्वजनिक भी है। लेकिन जब देश की बात आती है, राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, तो सरकार की नीतियों में धर्म को विशेषकर इस तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाना। और अगर भारत में, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं दे सकते, भारत में धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, पर भारत में यह सब धर्मों को समान बढ़ावा दिया जाए। चीन में कोई धर्म का अस्तित्व ही नहीं हो सकता पब्लिकली। तो चीन में बौद्धों के ऊपर अब धर्म का अस्तित्व नहीं हो सकता, तो इससे दिक्कत हो जाती है, जो धर्म को मानने वाले हैं उनके ऊपर अत्याचार हो जाता है। जैसे चीन में हुआ, मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार है चीन के ऊपर, और इनके ऊपर बौद्धों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। तो चीन की ज्यादातर आबादी आज के समय आप पढ़ेंगे चीन के बारे में, वो नास्तिक है। नास्तिक है मतलब उनकी धर्म में आस्था नहीं, यानी ऐसा विचार बनाया गया है उनका, उनके दिमाग में। ये तो सरकारों के ऊपर हाथ है ना, पूरा वो है।
कहीं पे होता है आप जो भी देखिए, जैसा मानना चाहे माने, कहीं पर होता है एक ही तरह का विचार माने। तो ये सारी बात है। तो आप देखिए चीन, अब बांग्लादेश में तो कट्टरपंथी समूह पूरा हावी हो रहा है। एक खबर तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि बांग्लादेश को तोड़ के एक अलग से हिंदुओं के लिए देश की मांग भी चल रही है, रंगपुर डिवीजन को, और एक उसको एक ऐसा एरिया की बात चल रही है कि 2 मंडल वहां के तोड़ दिए जाएं और उसको हिंदू देश बना दिया जाए, ऐसी भी बात चल रही है। तो अलग अलग तरह के विचार हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं, तो दुनिया भर में ये बात। लेकिन हमारे मूल मुद्दा क्या है कि चीन ने विस्तारवादी जो नीति अपनाई, उसके तहत तिब्बत कब्जा लिया है, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल। अब आप सोचिए, ये एक बड़ी समस्या। और धर्म को इस्तेमाल किया जाता है मोहरे के तौर पर। वही चीन जब मुस्लिम्स पर अत्याचार करता है, कौन से मुसलमान रहते हैं चीन में, ये बताएगा? कौन से मुसलमान रहते हैं चीन में? जो चीन में रहने वाले मुसलमान है उन्हें क्या बोलते हैं? सुन्नी, उइगर मुसलमान। क्या बोलते हैं उनको? उइगर। ये घर जाके सर्च करना है, उइगर, उइगर मुसलमान। सुना है इनका नाम? उइगर मुसलमान। इन चीन में जो रहने वाले उइगर मुसलमान हैं, सिंजियांग में खासकर, इनके ऊपर बड़ा अत्याचार है, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री नहीं बोलती। चीन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? पाकिस्तान, जो खुद क्या है? मुस्लिम कंट्री है, कट्टरपंथी जमात है वहां। वो चीफ जस्टिस तक को हड़का रहे हैं, कह रहे गर्दन काट देंगे। इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जिस आदमी ने बोला ये टिप्पणी की, उन्हें छोड़ दिया। तो भाई ये तो पब्लिक वो है ना। तो एक प्रकार का उनको रिलैक्स दिया, तो नहीं दे सकते। वो बोल रहे हैं कि कट्टर, आपको जिसने धर्म के खिलाफ बोल दिया उसको फांसी दो। चीफ जस्टिस ने नहीं दी, उसे छोड़ दिया। भाई इतना तो ज्यादा कट्टर नहीं होना चाहिए ना। लिबरल, भारत का समाज तो लिबरल रहा है हमेशा से। भारत के समाज में तो आपके पास ये है अधिकार कि आप प्रश्न कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप देवी देवताओं पे भी प्रश्न कर सकते हैं। पर वो पाकिस्तान, वो चीफ जस्टिस को ही हड़का दे रहे हो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। लेकिन वही पाकिस्तान चीन को कुछ नहीं बोल सकता अगर उइगर मुसलमानों की बात। ना खाड़ी देश बोलते, बस अमेरिका ही बोलता रहेगा। और अमेरिका इसलिए नहीं बोलता कि उसे मुसलमानों की चिंता है, अमेरिका इसलिए बोलता है चीन को नीचा दिखाना है। तो किसी को किसी की नहीं पड़ी है, न किसी को धर्म से मतलब, न किसी को जात से मतलब। तुम्हारी कुछ जात हो, तुम सोचते हो हमारे लोग हैं, हमारा भला कर रहे हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, हमारा भला कर रहे हैं। न कोई धर्म वाला तुम्हारा, न जात वाला, न कोई वाला भाषा वाला, सब अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं। केवल देश के अंदर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखो तो सब एक जैसे। इसलिए कहावत है हमाम में सभी रंगे हैं। तो इसको एक कहते हैं कि सब एक जैसे, सब एक बराबर, किसको कम बोले किसको ज्यादा। अगर हमारे यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव है या था, अब जो कम हुआ है, तो अमेरिका जैसे विकसित देशों में रंग के आधार पर भेद। और रंग का सर एक भेद क्वेश्चन तो बहुत पूछना है। खतरनाक है। जाति तो चेहरे से एकदम दिखेगी नहीं, पर रंग तो दिख जाएगा। और रंग, रंग समझ रहे, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। और अमेरिका में ट्रंप की जो सरकार थी, और ट्रंप ने कल क्या बोला परसों, मैं कमला हैरिस से बेहतर दिखता हूं, आई एम अ स्मार्ट गाय। मतलब वो बोलना क्या चाह रहे हैं, कमला हैरिस काली है, काली है मतलब एशियन और जो है क्यूबन मूल की है, और मैं तो गोरा चिट्टा बिल्कुल अमेरिकन हूं, तो लोग मुझे वोट दें। तो क्या है नस्ल, ये नस्ल और रंगवादी टिप्पणी नहीं है। नेल्सन मंडेला ने पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब ने जाति और इस सब के खिलाफ काम किया, वहां पर रंग भेद के खिलाफ पूरा आंदोलन हुआ। लेकिन क्या रंग भेद मिट गया वहां? वो विकसित देश है, डेवलप्ड हो चुका है, तो भी वहां रंग भेद है। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो दुनिया में कई कई जगह एथनिसिटी पे प्रश्न हो जाता है। एथनिसिटी, अब आप ऐसा मत सोचना कि हम लोगों के साथ अमेरिका में या यूरोप के देशों में इस आधार पर हो जाता है कि ये क्या है, ब्राउन, ब्राउन बोलते हैं हम ना प्रॉपर ब्लैक है। अब अफ्रीका के लोगों को तो ब्लैक बोल दें, निग्रो। हम ना ब्लैक भी नहीं है, हम व्हाइट भी नहीं है, तो हमें ब्राउन बोल देते हैं। चाइना और जो इधर के लोग हैं, कहाँ के, कोरिया या इस तरह के, वहां उन लोगों के खिलाफ भी दिक्कत होती है। उन लोगों को अलग तरह से, भारत के लोग कम है क्या? हम नहीं बोलते चाइना के लोग और उन लोगों को कुछ कुछ उटपटांग शब्दों से जो मैं बोल नहीं सकता, बोला जाता है। और याद कीजिए जब कोविड-19 फैला, चाइना के बहुत सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, उन बच्चों के खिलाफ इतनी टिप्पणी की। भाई चाइना के लोगों की आंख नाक अलग तरह का है,
चाइना है क्या, पूरा कोरिया, चाइना, जापान, ठीक, इस आधार पर उन पर टिप्पणी की गई। उनको जैसी कोई चाइना का व्यक्ति जाता था उसे बोलते थे चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस, कोई बच्चा, उसके ऊपर क्या बीतेगी। भले वो चाइना का हो, जापान का हो, लेकिन एक मानवता के नाते मनुष्य तो मनुष्य है ना। हम अपनी सोच को ऐसे नहीं बांध सकते कि चाइना का है, ये पाकिस्तान का है, ये जापान का है। जब आप बड़े लेवल पे बात करते हैं तो आपको सबका दर्द, सबका दुख सोचना पड़ेगा। तो ये एक पूरी वैश्विक समस्या, ग्लोबल है। साउथ अफ्रीका में देखो कितना जबरदस्त वहां एपरथाइट था कि नहीं था, जबरदस्त। और साउथ अफ्रीका में किस प्रकार से नेल्सन मंडेला को संघर्ष करना पड़ा। तो कुछ कुछ हद तक चीजें कम हुई हैं, लेकिन अभी भी जारी है। हमारा उद्देश्य होता है कि एक हम बेहतर समाज बनाए, बेहतर दुनिया बनाए, लेकिन वो बात फिर वही होगी आदर्शवादी। सब कुछ कभी भी ऐसा हो ही नहीं। आप, हम सोच सकते हैं ऐसा, हम केवल सोचेंगे ऐसा और प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। पर ऐसा हो जाएगा कि दुनिया में कोई अपराध ही ना हो, दुनिया में कोई भेद ही ना हो, दुनिया में कोई किसी को नीचा ही नहीं दिखा रहा। मानव का स्वभाव ही ऐसा है। अगर वो रंग के और जाति के आधार पर नहीं दिखाएगा तो पैसे के आधार पर दिखाएगा, पैसे के आधार पर नहीं दिखाएगा तो ज्ञान के आधार पर दिखाएगा, ज्ञान के आधार पर नहीं दिखाएगा तो वो किसी और मामले, कार दिखाएगा, बंगला दिखाएगा, कुछ ना कुछ तो भेद। जो आप समझते हैं भेद हर तरह से होता है। एक घर में दो बच्चों के बीच में भी भेदभाव हो जाता है। अगर एक भाई सरकारी, बहन जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रही है और भाई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो माँ बाप ही भेद कर रहे हैं। उसमें ना जाति आई ना धर्म आया। एक ही घर के अंदर माँ बाप की उन्हीं के खून है, उन्हीं के खून पसीने से, उन्हीं के वीर्य से वो बच्चा बना है। पर दोनों में अंतर है कि बेटा पढ़ रहा है उसमें और बेटी पढ़ रही है। तो ये भेद तो समाज ने नहीं किया, ये तो आपने खुद किया। तो हम किसको दोष दें, हम अंदर से ही गलत है, खोखले हैं। तो समाज को और बाद में दोष दें, पहले खुद को देखें कि हम क्या सही है हर जगह। तो जब हम खुद सुधरेंगे तो फिर एक एक करके समाज सुधरता। अभी देखो कितना जबरदस्त वो रेप कांड हुआ है, उसके ऊपर कई जगह बोल रहे हैं लोग फांसी दे दो। अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है, पॉलिटिक्स की क्लास में आप चर्चा हम करेंगे कि इसको तुरंत फांसी दे दो और ये कर दो, वो कर दो। क्यों हमारा समाज आज भी इस तरह का है, महिलाओं के प्रति इस तरह का व्यवहार है। अब उसमें तो कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। महिला, और महिला भी अपने आप को बांट देती है कि मैं इस जाति की, इस धर्म की हूं। महिला तो महिला है। दुनिया में दो, एक पुरुष एक महिला है। वही महिला माँ है, वही महिला बहन है, वही महिला पत्नी भी है, बेटी के रूप में भी है। पर हर, जो आपकी माँ में है वही बहन में है, वही बेटी में है, वही पत्नी में है। तो भी भेद है, तो भी हमारा तरीका अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। और यही सोच समाज की, इतने बड़े जघन्य अपराध होते हैं। और वो व्यक्ति के बारे में उसकी सास का कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, जो इसमें पकड़ा गया, क्या नाम है उसका, रॉय का है ना कुछ, संजय रॉय। वो उसकी सास कह रही है तो ये तो अपनी पत्नी को मारता था। तो जो अपनी पत्नी को मारता है, जो महिलाओं पे हाथ उठाता है, जो इस तरह की, और लोग इसको बड़े मर्दानगी मानते हैं, पत्नी को मारना, ये कर देना, वो कर देना। ये तो समाज में ही बचपन से ही ये हमें देखना पड़ता है। हम ही अपने बच्चों को, समाज को अभी से हम ये बताने लग जाएं कि ये है, ऐसा वो होता है, ऐसे डर के रहो, ये करो, ये ना पहनो, ये करो, इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, प्राचीन काल में ऐसा हुआ। तो आप अपने बच्चे के अंदर आज से ही गड़बड़ बो रहे हैं। अब यही चीज, आप तो मर जाएंगे लेकिन उसके दिमाग में रहेगी, आगे रहेगी। बस समाज को, हम सोचते हैं हम अच्छा समाज बना रहे हैं, पर हम बचपन से ऐसे ऐसे उसको बता देते हैं, तो वो धीरे 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 सही वो फल फूल होगा। आगे हम दुनिया में नहीं रहेंगे, पर वो समाज में रहेगा। फिर वही जीन, वही चीजें आगे कैरी होंगी। तो समानता तो कभी आएगी, इस तरह से असमानता ही रहेगी। आप अपना प्रश्न कीजिए। यूएनओ की, बिल्कुल नहीं मानता। हम्म। चाइना इंडिया पर अटैक नहीं कर सकता है, एक सेकंड, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। ये कह रही है कि अगर हम, भारत जो इस तरह की हरकतें करता है, तो क्या चाइना इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता है। हाँ भाई विकेश, चाइना इंडिया पे अटैक कर सकता है। हम्म। आप बताओ, ऑनलाइन बच्चों आप बताओ, चाइना इंडिया पे अटैक कर सकता है इस मामले में कि जो लगातार, अगर मान लो कल के दिन दलाई लामा यहाँ से आ गए, और नहीं कर सकता, क्यों। तो चाहे वो यही तो कह रही है कि चाइना तो कोई नियम मानता ही नहीं।
प्रियंका आप बोलो। आप बोलो। ऑनलाइन बच्चों आप बोलो। डॉली सर सर हाँ चाइना अटैक नहीं कर सकता क्योंकि भारत इस समय एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत ने बहुत अपना मतलब बहुत ऊंचा मुकाम भी हासिल किया है। अगर वो हमला करेगा तो सर और देश भी सपोर्ट में आएंगे। ऐसा लगता है कि भारत की स्थिति मजबूत इतनी है कि वो हमला नहीं करेगा। जैसे सर पाकिस्तान की बात अभी आपने कही कि पाकिस्तान वहां के मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, चीन में नहीं बोलता है, लेकिन भारत के बारे में कहता है कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। तो सर भारत उदारवादी है, वो आप बोलते रहो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीन में जानता है कि मैंने बोला और कुछ किया मुसलमानों के लिए तो चीन उनको विश्व के नक्शे से उड़ा देगा सर। तो वही नहीं, समरथ को नहीं दोष घुसाई, वही वाले हाल है यहाँ पर सर। ठीक है। नहीं, इन्होंने जो पहले बात बोली एकदम सही है। क्या बोला इन्होंने मैडम ने कि भाई भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आप ये देखिए, चीन चीन और भारत, कितना ही तनाव हो जाए हमारे बीच में सीमा में, व्यापार चलता रहता है, ट्रेड चलता रहता है। आज के समय पर कोई भी देश दूसरे देश के साथ अगर लड़ाई में जाएगा और भारत और चीन के बीच में लड़ाई होती है, तो भले मान लो लड़ाई में कोई भी पक्ष जीते, चीन जीते चाहे भारत जीते, नुकसान दोनों को होगा। दोनों देश 10 15 20 साल पिछड़ जाएंगे। तो अमेरिका, ये जो चीन है, ये भारत से लड़ाई करके इधर उलझना चाहेगा या अमेरिका को डिफीट करके पहले नंबर पे आना चाहेगा? तो अपना दिमाग वो इधर खराब क्यों करेगा अभी? तो यहाँ पर तो वो थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्केल एस्केलेशन करता है। और फिर इंडिया और चाइना इमीडिएट नेबर है, तो दोनों के बीच ट्रेड है। उसे पता है चाइना को कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। भाई आज तो चाइना की आबादी को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो भाई कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति भी हो, तो वो अपने इंटरेस्ट देखता है। आप किसी से एकदम थोड़ा भिड़ जाती है, किसी से एकदम थोड़ा लड़ाई करती है। आप देखती है ना कि भाई इससे मेरे, और लड़ाई होती भी है तो लड़ाई के आपके शब्द वहां तक ही जा सकते हैं, गुस्से में भी आप हैं कि जहां तक आपके संबंध इतने खराब ना हो कि कल के दिन दोबारा इससे कोई काम पड़ गया, कि दोबारा कुछ बात पड़ गई। तो चाइना कभी भी इस हद में नहीं जाएगा कि वो भारत से सीधा सीधा लड़ाई कर दे, क्योंकि भारत से सीधा लड़ाई करना, सीधा सीधा चाइना को अपनी डेथ को न्योता देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर चाइना ऐसा करता है तो इसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अर्थव्यवस्था तबाह होगी। तबाह इन द सेंस पिछड़ जाएगा वो। इस अवसर का पूरा लाभ अमेरिका और उसके शत्रु देश ले लेंगे। तो चाइना मूर्ख थोड़ा है कि वो उसको लाभ अमेरिका और पश्चिमी देशों को लेने दे। फिर अगर अटैक करता है चाइना भारत पर, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत को और हमें समर्थन की वैसे जरूरत भी नहीं है, हमें सेना की भी जरूरत नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करे, लेकिन भारत को समर्थन देने में काफी पश्चिमी देश सक्रिय होंगे। वो इसलिए नहीं कि वो भारत को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, वो इसलिए कि वो चाइना को कमजोर करना चाहते हैं। तो दुनिया में सब मतलबी हैं। चाइना अटैक करेगा तो वो तो भारत को बिल्कुल बोलेंगे सपोर्ट करते हैं, और इसलिए बोलेंगे कि भारत लोकतांत्रिक देश है। इस पूरे खित्ते में लोकतंत्र कहाँ है? केवल भारत में। तो चाइना को कमजोर, तो चाइना क्यों कमजोर होना चाहेगा? फिर अगर यह मौका खुलता है तो भारत पर अटैक करता है, तो उधर देखो ताइवान को, ताइवान को कौन सपोर्ट करता है? यूएसए। जापान की संधि किसके साथ है? यूएसए। तो जापान है, इधर से आपका ऑस्ट्रेलिया है, नीचे आ गए आप ताइवान है, और इधर आ गए आप मलक्का स्टेट। चाइना का रास्ता बंद किया जा सकता है, सप्लाई बंद की जाएगी, क्या चाइना तिलमिला जाएगा? ऐसे बेवकूफी वाले काम वो कभी नहीं करे। तो लड़ाई बड़े स्तर पर होगी नहीं। लड़ाई होती है अब आगे, लड़ाइयां वैसे नहीं होगी बड़े स्तर पर, लड़ाई होगी छोटे मोटे स्तर पर। लड़ाई होगी ऐसे कि इंटरनेट ठप कर दिया, लड़ाई होगी ऐसे कि हैकिंग कर दी, लड़ाई होगी ऐसे कि वहां आंदोलन करवा दिया, लड़ाई होगी ऐसे कि जैसे छात्रों के आंदोलन के नाम पे कुछ उपद्रवी घुसे और शेख हसीना की सरकार ही पलटवा दी। इस तरह की लड़ाई। सीधा कोई फौज थोड़ा उलझी, सीधा कोई मारकाट थोड़ा मचाई। आंदोलन वांदोलन करवाओ, देश में ऐसा हाल पैदा कर दो, वहां के लोगों को ऐसा दिमाग घुमा दो, स्थिति ऐसे हो सकती। तो कहीं पर भी अब तरीके बदल गए हैं भाई लड़ाई के। ऐसे नहीं कि बस वहां जा रहे हैं और पहले के जमाने की तरह बंदूक बंदूक चल रही, बम बारूद, अब वो वाला जमाना गया। अब तो लड़ाई होती है, ये सरकार ज्यादा तितर बन रही है, ये वो कर रहे हैं, सत्ता ही पलटवा दो, अपने मोहरे बिठा दो वहां। अंग्रेज भी क्या करते थे? अंग्रेजों की आपने हिस्ट्री पढ़ी है? सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। तुम मेरे सहायक बनो और उस सहायक को आप आगे हड़प लेंगे हो। पता है ना आपको? रिंग फेंसिंग, घेरे की नीति। तो ये तो होता था। अब लड़ाई होती है दिमाग से, न कि बाहुबल से।
आ गई बात समझ में? तो ये आप सबने नोट कर लिया, सबको एक क्लियर हो गया? तो हमने 5 सिद्धांत क्या थे, पढ़िए जरा उन 5 सिद्धांतों को जो चीन के साथ हमारे सिद्धांत हैं पंचशील के। आप कल आई थी राजस्थान वाली मैडम? नहीं आई। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की आदर करना। क्षेत्रीय अखंडता मतलब रीजनल इंटीग्रिटी, और संप्रभुता मतलब सोवर्जिनिटी। लेकिन चीन तो आदर नहीं कर रहा है ना हमारी उसकी। आपको पता है चीन नत्थी वीजा देता है। नत्थी वीजा किसको देता है? अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। क्यों दे रहा है वो? नत्थी वीजा, अटैच्ड वीजा। भाई वीजा का मतलब क्या होता है? वीजा किसे देंगे? भाई भारत का कोई व्यक्ति है वो चीन जाना चाहता है तो चीन का वीजा चाहिए नहीं चाहिए? अरुणाचल के लोगों को बोलता है इन्हें वीजा की क्या जरूरत है, ये तो मेरे लोग हैं। अब भारत बोलता है ये क्या बदतमीजी वाली बात हो गई है, तुम्हारे लोग कहां से हो गए? वो बोलता है अरुणाचल हमारी टेरिटरी है, यहाँ के लोगों को वीजा की जरूरत नहीं, आओ चीन। तो उनको एक अटैच्ड वीजा देता है, उसे बोलते हैं नत्थी। नत्थी समझते हो ना? जैसे कहते हैं ना कॉपी में नत्थी कर ले, अटैच कर ले। जैसे एग्जाम में नहीं होता पेपर वेपर होते हैं उसके साथ कोई और पेपर अटैच है, नत्थी करना। तो नत्थी वीजा, भारत ने इसके ऊपर कड़ी आपत्ति। हमारे कुछ खिलाड़ी थे, आपको पता है पूर्वोत्तर के लोग काफी अच्छे खिलाड़ी होते हैं और वो कई जगह गेम्स में पार्ट करते हैं। तो एक बार पता नहीं एशियन गेम्स हो रहे थे, कौन से गेम्स हो रहे थे, वो चाइना में थे, बीजिंग में कि कहाँ थे, और उसमें भारतीय खिलाड़ियों को भी जाना था। उसमें से कुछ भारतीय खिलाड़ी कहाँ के थे? अरुणाचल के थे। तो अरुणाचल वालों को वो ले ही नहीं रहा हो। अरुणाचल वालों को बोल रहा है इनको वीजा की वो जरूरत नहीं है, अरुणाचल वालों को नत्थी वीजा। भारत ने इसमें आपत्ति दर्ज कराई। ये एक समस्या जाती। तो पहली चीज, हाँ, पर मैं एक बात बताऊं आपको, अरुणाचल के लोग तो भाई ऐसे हैं, अरुणाचल के लोग हिंदी बोलते हैं बहुत अच्छी। अरुणाचल के लोग, अरुणाचल के लोग तो ये कह चीन से चिढ़ते हैं बिल्कुल। वो लोगों को बरगलाना चाहता है, ये तो बात सही है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है आप, क्योंकि लोगों के मन में। पर वो कहते हैं हमें चीन के साथ रहना है। भाई कोई कौन से देश में रहना चाहेगा? लोकतांत्रिक देश में रहना चाहेगा कि ऐसे अजीब से देश में रहना चाहेगा जहां कुछ बोल ही नहीं सकते? तो लोकतांत्रिक देश में ही रहना चाहिए। वहां के लोग तो भाई, मैं पूर्वोत्तर, पूरे पूर्वोत्तर में एक राज्य जो मैंने देखा जहां लोग हिंदी अच्छे से बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी के खिलाफ एक प्रकार का गुस्सा रहता है, अरुणाचल के लोगों को बड़ा हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना। हम ही लोगों की कुछ कमी है। जब वो दिल्ली आते हैं वो लोग, उनको चिढ़ाना, ये करना। कई लोग उन्हें चाइनीज बोलते, भाई देखो बुरा लगेगा इंसान। आप किसी के ऊपर ऐसे रंग रूप के आधार पर, मैं तो इसको बहुत खराब मानता हूँ, किसी के रंग रूप में टिप्पणी करना, किसी, और ये ना लोग मजाक में लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये कभी भी, आपको भी अपने भाई बहन हैं, बच्चे हैं, ये संस्कार हमेशा उन्हें देने हैं कि किसी भी व्यक्ति के रंग रूप जाति धर्म आधार पर कोई उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। बहुत खराब चीज है। तो ये किताबों में भी गलत है। हाँ, ये बहुत गंदी बात है कि बी से ब्यूटीफुल और यू से अगली। तो ऐसा बच्चे के मन में आ रहा है ब्यूटीफुल अगली, तो और काला गोरा भी बना रखा है उसमें। तो अब आप अपने बच्चे को बी से, आप बताओ उसमें क्या, ब्लैक इज ब्यूटी भी है? चलिए नेक्स्ट क्या है? परस्पर अनाक्रमण का सिद्धांत। क्या है अनाक्रमण का मतलब? आप एक दूसरे पे आक्रमण। तीसरी बात क्या आ गई? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो भाई चीन नहीं बोलता, भारत भी नहीं बोलता एक दूसरे के मामले में तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए, क्योंकि ये सिद्धांत। और तो भारत भी इन मामलों में, तो आप देखते हो भारत कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेगा चीन के अंदर क्या हो रहा है। और हमने उइगर उइगर के मामले में भी कुछ इस तरह से वो नहीं की है बात, वो आंतरिक मामला है, वरना फिर चीन भी बोलने लग जाएगा हमारे कुछ मामलों में। ठीक है ना? समानता और परस्पर मित्रता की भावना को बनाए रखना। समानता और परस्पर मित्रता, ये हमें ध्यान रखना है कि इक्वल स्टेटस होना चाहिए, है ना? मित्रता होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। और ये मत सोचना चीन हमारा शत्रु है।
शत्रु है तो वो दिमाग से गेम चलता है, हम भी दिमाग से खेल रहे हैं। बाकी कई मामलों में हमारी क्या है, मेरी तो मौसी का बेटा ही चाइना में रहता है, और मतलब मेरी मम्मी के रिलेटिव लगते हैं, और वो चाइना में योग वोग सिखाता है, और आपको एक बात बताऊं, उसने चाइनीज लड़की से ही शादी कर ली, और जब उनका रिसेप्शन हुआ मैं गया वहां, जाते नहीं जैसे सारे रिश्तेदार फोटो खिंचा रहे, सर जी वहाँ खाने में क्या था फिर? तो वो भाभी जो है वो नमस्ते कर रही है, पूरा हिंदी बोल रही है, हाँ प्रॉपर। तो चाइना के वो जो लोग हैं, वो कुछ लोग चाइना के, आपको पता है एक सर्वे हुआ चाइना में, चाइना के लोगों को पूछा गया आप कौन से देश में जाना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, तो चाइना के लोग बोलते हैं हम सबसे ज्यादा भारत जाना चाहते, भारत घूमना चाहते, भारत के प्रति उनके मन में एक इस प्रकार की भावना है। तो वहां पे मैंने बताया हमारे बहुत से लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे वहां पढ़ भी रहे हैं, और बहुत से लोग वहां घूमने भी जाते हैं चाइना में। और साथ ही साथ आप ये देखिए चाइना में योग वगैरह भी काफी बड़े स्तर पर चल रहा है। इनफैक्ट चाइना में कई यूनिवर्सिटीज में हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, जैसे हमारे यहाँ मैड्रिन पढ़ाई जा रही है, चाइनीज लैंग्वेज है जो। तो ये भी एक बड़ा मामला है। तो वैसे आपको लगता है चाइना दुश्मन दुश्मन, और कुछ लोग आंदोलन करने चले जाते हैं चाइनीज सामान का ये करो, बाइकआउट करो, ये वो, लेकिन चाइना चाइना और भारत के सांस्कृतिक संबंध, कल्चरल, वो बहुत तगड़े हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो शी जिनपिंग का स्वागत किया था ना तमिलनाडु में, याद होगा आपको, झूला भी झूले थे दोनों साथ में। लोग बोल रहे हैं चाइना और भारत ये कर रहे हैं, इसको देख के अमेरिका देख रहा है ऐसे, ओ ये तो दोनों झूला झूल रहे हैं। अब अमेरिका को भी देखो, चाइना अगर हमारा दुश्मन ना होता तो कितना अच्छा होता। भारत और चीन दो बड़ी शक्तियां थी, तब ये अमेरिका, यूरोप, अगर ये दोनों एक हो जाएं, एक मतलब दोनों का विचार, दोनों एक प्रकार से चले, एक तरह से डेवलपमेंट में सहयोग करे एक दूसरे को, एक दूसरे से खतरा ना हो कि एरिया हम कब्जा लेंगे कर लेंगे, तो फिर तो अमेरिका का सारा खेल ही खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता। अगर भारत और चीन के बीच में संबंध इतने मजबूत और प्रगाढ़ हो जाते या हो जाएं, तो इससे तो पश्चिमी देशों का खेल ही खत्म, और इससे फिर चाइना को, इसको अमेरिका को खतरा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, भारत और चीन की नहीं बनती, इसका लाभ वो लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेहरू जी ने ऐसा सोचा था, नेहरू जी ने ऐसा सोचा था कि शायद ऐसा ही होता, लेकिन नेहरू जी ने जो सोचा वो बिल्कुल उल्टा हो गया। चीन ने हम पे हमला कर दिया, अब हम चीन पे कभी भरोसा कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। हो गई ना बात दिक्कत की प्रियंका, ये वाली बात। देखो तब आगे क्या होता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अब मिलेंगे आपसे पॉलिटी की क्लास में। उम्मीद है आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी, आपको समझ में आया होगा क्या क्या हमने पढ़ा। तिब्बत, लासा, दलाई लामा, 1962, भारत चीन युद्ध, पीआरसी, आरओसी, ये क्या है, अंतर क्या है, पंचशील का सिद्धांत क्या है, किस किस के बीच में साइन हुआ, भारत और चीन के बीच में क्या स्थिति थी, आज भारत की चीन को लेकर, चीन की भारत को लेकर क्या स्थिति है, और साथ ही साथ नाटो के बारे में आपको पढ़ना है, वार्सा संधि पढ़नी है, नाटो और वार्सा, ये सब देखना है आपको, ये क्या है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।